चलो, गुड मॉर्निंग। कल हम लोगों ने क्या पढ़ना चालू कर दिया था? डिमांड फोरकास्टिंग। और डिमांड फोरकास्टिंग की जो बेसिक सारी चीजें थी वो हम लोगों ने कल के कल क्या कर ली थी? डिस्कस कर ली थी, करेक्ट। हम लोगों को आज क्या पढ़ना है? मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। पॉइंट क्लियर है? तो सब लोग, ऑनलाइन वाले भी ऑफलाइन वाले भी, सब अपनी बुक बुक बंद कर दो। ऑनलाइन वाले और ऑफलाइन वाले सब लोग अपनी बुक्स वगैरह बंद कर दो। ऑनलाइन वाले एक बार क्लियर करो, ऑडियो और वीडियो अच्छा है कि नहीं है? कोई इशू तो नहीं है ऑडियो वीडियो में? ऑनलाइन वाले बताओ जल्दी से। कहानी सुनने को मिलेगी अब। चलो अब सुनो ध्यान से। तो मैक्सिमम लोगों को पुरानी स्टोरीज याद होगी डिमांड फोरकास्टिंग से रिलेटेड। बस एक बार क्या करवाना है? रिवीजन करवाना है। बट तुम लोग ऐसी एक्टिंग करना कि तुम लोग पहली बार सुन रहे हो तो मेरे को भी मजा आएगा सुनाने में। तुम लोग बोल हाँ चल चल पता है आगे बढ़ लो। तो फिर मेरे को मजा नहीं आएगा पढ़ाने में। सो बिहेव लाइक कि तुम पहली बार सुन रहे हो। पॉइंट क्लियर है ये? तो कहानी थोड़ी सी चेंज कर देते हैं, मेरी जगह मेरे दोस्त की कहानी ले लेते हैं। पॉइंट क्लियर है? हाँ, तुम मजे लेने बैठे हो आज। चलो सुनो ध्यान से। सबकी लाइफ में कभी ना कभी कोई एक दिन आता है जब किसी को कोई अच्छा लगता है, और अगर ऐसा कभी कोई दिन ही नहीं आया तो गो टू अ डॉक्टर। पॉइंट क्लियर है ये? तो कभी ना कभी हर किसी की लाइफ में एक ना एक दिन वो आता है जब उसको कोई ना कोई सामने वाला पसंद आ जाता है। कुछ लोगों के साथ क्लास 11th में होता है, कुछ लोगों के साथ क्लास 12th में होता है, कुछ लोगों को कॉलेज में होता है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, कुछ लोगों को हर दूसरे दिन होता है, रणबीर कपूर, है ना। कुछ लोगों को थोड़ा सा लेट एज में होता है, विजय माल्या, और बार बार होता है। तो बेसिकली पॉइंट इज, हमेशा मतलब सब लोगों के साथ कभी ना कभी ये दिन आता है लाइफ में कि उसको किसी को देख के अच्छी फीलिंग आती कि यार बढ़िया यार। पॉइंट क्लियर है? बट उसके बाद चैलेंजेस आना चालू होते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं कि अच्छा लगा कोई, प्रॉब्लम ये है कि अच्छा लगने के बाद क्या। तो उसके बाद दिमाग पूरी दुनिया से अलग हो जाता है और फिर सोचता है कि बस अब करने का क्या है। तो सबसे बेसिक चीज जो किसी इंसान के दिमाग में आती है कि क्या, अरे मैंने भेज दिया और ऐसे में कौन ब्रेक करता है बे? तो मैं थोड़ी भेजता हूँ, स्टाफ भेजता है। स्टाफ ने भेज दी। और जब टाइम पता है, चैनल पता है, तो आ जाओ ना यार, लिंक ही रहा क्यों देखना है। चलो तो सुनो ध्यान से। तो जब कोई अच्छा लगता है, प्रॉब्लम वो नहीं, प्रॉब्लम है कि उसके बाद क्या। और उसके बाद क्या में दिमाग, किसी भी इंसान का दिमाग सबसे पहले क्या बोलता है कि अगर पसंद है तो जाके बोल दो, पसंद है तो जाके बोल दो। सो तुम्हारा दिमाग एक तरफ बोल रहा है, दिल एक तरफ बोल रहा है कि यार उससे जाके अपन बात कर लेते हैं कि यार मैंने तेरे को देखा और फिर मैं देखता ही रह गया। ऐसा ही होता है, मूवी में ही दिखाते हैं ना कि यूं घूम रही थी ना फिर रुक गई हूं। पॉइंट क्लियर है ये एक मेथड है जहां पे आपको जो पसंद आया आप डायरेक्टली उससे जाके क्या करना चाह रहे हो? बात करने चाह रहे हो। पॉइंट क्लियर है? बट फिर बैक ऑफ माइंड हमारे दो ब्रेन होते हैं, एक जो नॉर्मल ब्रेन बोलते हैं और एक पे एक छोटा दिमाग भी बोलते हैं। ऐसा कई बार बोलते हैं ना, सर पे टपली मत मार, मेरा छोटा दिमाग, है ना। सो बैक ऑफ माइंड आपके मन में एक फियर भी है कि यार अपन बात करने जाएंगे और अपन उसको प्रपोज टाइप करेंगे, अपनी फीलिंग शेयर करेंगे, उसने सामने वाले ने मना कर दिया तो बेइज्जती हो जाएगी, पोपट हो जाएगा। सो फिर अपन कर नहीं पाते हैं। मतलब आई डोंट नो तुम में से प्रैक्टिकली कितने लोगों ने ये सारी चीजें फेस करी, पर तुमसे ज्यादा एज है और तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। सो ऐसा मेरे साथ तो ऑब्वियसली हुआ ही होगा, बार बार हुआ है। अरे बार बार हुआ मतलब बार बार रिजेक्शन हुआ है, इसलिए फिर बार बार हुआ है। अगर पहली बार में कोई हाँ कर देता तो थोड़ी होता आगे जाके वापस से, ऐसे हो सकता है उसके बाद भी। खैर, सो बेसिकली जब मैं स्कूल में था, क्लास 12th की बात है, तो अच्छी लगी एक लड़की, फिर उससे पहले क्या करा, फ्रेंडशिप बढ़ाते। फर्स्ट स्टेज क्या होता है, अच्छी लगी तो सीधा जाके आई लव यू नहीं बोल देते पहले। अच्छा, ऑनलाइन वाले पेरेंट्स आसपास हो तो प्लीज ईयरफोन लगा लो आज के पूरे सेशन में, है ना, खाली वगैरह मेरी 12 बज जाएगी।
तो अच्छा लगा, मन कर रहा है कि जाके डायरेक्टली बात कर लेते हैं, वाई वेस्ट टाइम, बट फिर बैक ऑफ माइंड डर भी लगता है, तो अपन बात कर भी नहीं पाते, उस उलझन में रहते हैं, बोलूं नहीं बोलूं, बोलूं नहीं बोलूं। और फिर हम धीरे धीरे क्या करते हैं, फ्रेंडशिप करना चालू करते हैं। तो पूरा ध्यान, क्लास कहीं और चल रही, टीचर कुछ और बकवास पढ़ा रहा है, अपना पूरा अटेंशन है कि उसको क्या चाहिए, उसको पेंसिल चाहिए, मैं लाके देता। तू कल नहीं आई थी, मेरी नोटबुक ले जा, भले मैंने कुछ नहीं लिखा पर नोटबुक तो ले जा। तो ऐसे सब किस्से वगैरह चालू हो जाते हैं। मन बहुत बोलता है कि बोल दो बोल दो बोल दो, पर फिर वो दिमाग अलाउ करता नहीं है। फिर एक दिन फ्रस्ट्रेट होकर अपन कुछ मूवीज वगैरह देखते हैं और वहां से आइडिया आ जाता है कि अगर लड़की को पटाना है तो पहले उसकी बेस्ट फ्रेंड को पटाओ। ये मूवी में सिखाते हैं ना अपने को। एंड बेस्ट फ्रेंड्स होती भी ऐसी, बिना बोले बीच में पुदकती है। अभी तो मैं सोच रहा था कि उसकी फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड के साथ दोस्ती करूं, उसके पहले ही बेस्ट फ्रेंड प्रकट हो जाती कि हाँ बोल, तो नहीं, रॉन्ग नंबर, पर ठीक है, बेस्ट फ्रेंड आ जाती है। सो एक और स्टेज इसका क्या है कि अगर आपको किसी को करना है प्रपोज, तो आप उसकी बेस्ट फ्रेंड को पहले क्या करो, सेट करो। उसकी बेस्ट फ्रेंड से समझो कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोचती है। ऐसा तो मूवीज में देखा अपन ने, ऐसा रियल लाइफ में भी होता है। फिर तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो, ये पता लगाने के लिए कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोचती है, और उसको ये लग रहा है कि तुम्हारा और उसकी बेस्ट फ्रेंड क्या चल रहा है। तो दिल तो तब टूटता है जब वो अपनी तुम्हारी उसकी बेस्ट फ्रेंड से पूछती क्यों तेरा और उसका चल रहा है क्या, और तुम सामने खड़ो कि यार ये तो क्या ही है। अब इसके बाद और क्या, बेस्ट फ्रेंड के साथ ऑलमोस्ट 3 महीने तक हम लोगों ने बातचीत करी, पर वो इतनी होशियार है, उसके बारे में बात ही नहीं करती, वो खुद की बातें बताना चालू कर देती है। फिर हर स्कूल में या सबकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा सीनियर होता है जिसकी 2-3 अफेयर्स होते हैं और वो फेमस होता है बड़ा कि यार इसकी गर्लफ्रेंड है। लव गुरु, वो कौन सी मूवी थी गोविंदा और सलमान खान की, जिसमें सलमान खान ने लव गुरु का पार्टनर, जिसमें सलमान खान क्या प्ले करता है रोल, लव गुरु का, तो वो एडवाइस देता है कि ऐसा कर, ये कर, वो कर, तो लड़की यार सेट हो जाएगी वगैरह वगैरह, इंप्रेस हो जाएगी वगैरह वगैरह। पॉइंट क्लियर है। सो फिर आप लव गुरु के पास जाते हो, वो आपको एडवाइस देता है कि यार उसको पहले रोज दे, पहले व्हाइट से चालू करना। पॉइंट क्लियर है। व्हाइट, येलो, पिंक, रेड देने की हिम्मत कभी भी नहीं होती। पॉइंट क्लियर है ये। फिर कॉफी पे ले जाते हो। लव एक्सपर्ट के पास जब आप जाते हो तो सिर्फ खर्चे होते हैं। क्या होते हैं? खर्चे होते हैं, क्योंकि वो जितनी एडवाइस देगा वो सारी क्या है, एक्सपेंसिव है। पॉइंट क्लियर है ये। फिर उसके बाद भी काम नहीं चला, खर्चे भी हो गए, बेस्ट फ्रेंड के साथ भी टाइम वेस्ट हो गया। उसके बाद फिर खुद पे डाउट होता है कि यार मैं इतना कर रहा हूं, वो तो भाव दे ही नहीं रही। फिर क्लास अलग चल रही है और फिर नोटबुक बाहर निकलती है, उसका नाम, अपना नाम, फिर वो कॉमन लेटर्स, परसेंटेज, लव परसेंटेज चालू हो जाते। करेक्ट। एंड बाई चांस लव परसेंटेज में कम आया, बोले 45%, तो कोई बात नहीं, नाम विद सरनेम, बोले सरनेम थोड़ी लिया था, तो फिर सरनेम के साथ ट्राई करते कि क्या इससे परसेंटेज ज्यादा आ रहा है। एंड अगर मान लो आ गया 98%, तो जो बाजू में बेस्ट फ्रेंड, तुम्हारा भी एक बेस्ट फ्रेंड होगा, तुम उसको शो करते हो कि देख 98%। पॉइंट क्लियर है। तो फिर आप ये चालू करते हो। कभी गार्डन वार्डन में चले गए और गुलाब का फूल हाथ में आ गया, तो फिर एक की बेचारे की एक एक वो पंक्ति तोड़ के शी लव्स मी नॉट, और अगर आखिरी वाला एंड हो गया नॉट पे, तो गुलाब चेंज। हिम्मत थोड़ी आ रही है, मतलब पॉजिटिव लोग हैं अपन लोग। तो ये भी सारी चीजें चलती रहती है। एंड मैंने तुम लोगों को मेरा किस्सा बताया था कि एक तरफ मैं लगा हुआ था कि मेरे को एक लड़की पसंद थी, एंड एक क्रॉस कनेक्शन हो गया कि किसी और लड़की को मैं पसंद आ गया। अब वो उसके दिमाग में भी यही सब चल रहा होगा कि बात करूं नहीं करूं, मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ उसने भी दोस्ती बढ़ाई होगी। फिर उसने एक नई चीज करी जो अपने को दिमाग में नहीं है। जब हमारा लंच ब्रेक हुआ तो पूरा स्कूल का है लंच हॉल में, करेक्ट, पूरी क्लासरूम खाली है, तो वो चुपके से गई, उसने मेरा बैग उठाया, उसके अंदर एक ग्रीटिंग कार्ड डाला और चॉकलेट्स डाली और हार्ट वगैरह डाला और बढ़िया ग्रीटिंग कार्ड वगैरह था, और बैग बंद करके वो भी लंच हॉल में आ गई। मेरे को कुछ नहीं पता कि ऐसा कुछ हुआ है मेरे बैग के अंदर। और मेरी हैबिट थी स्कूल टाइम पे कि मैं रोज अपना बैग जमा के जाता था। आई वॉज वेरी पंक्चुअल कि बस टीचर आए तो सबसे पहले नोटबुक अपनी बाहर होनी चाहिए। तो जो क्लासेस का अरेंजमेंट होता है ना कि सबसे पहले मैथ्स फिर इंग्लिश, उसी सीक्वेंस में नोटबुक जमनी चाहिए, मेरी रोज की आदत थी। फिर भले अलग बात है, नोटबुक निकाल के बाद घंटा कुछ करा नहीं मैंने, वो खाली जाती थी, बस टीचर को दिखना चाहिए सबसे पहले नोटबुक इसकी बाहर आई। तो जब मैंने उस रात को बैग की जिप ओपन करी और मैं ऐसे पूरा करके बैग उल्टा कर देते सब गिर जाए, फिर वापस से जमा देंगे अपन। तो मैंने उस दिन भी चेन खोली, बैग को ऐसा उल्टा करा, बुक्स गिरी, उसके साथ वो बम गिरा, ग्रीटिंग कार्ड और हार्ट गिरा और चॉकलेट्स गिरी। सबसे पहले जाके तो दरवाजा बंद करा रूम का, क्योंकि अगर उस टाइम पे मेरी दीदी वगैरह रूम में आ जाते तो मेरी वाट लग जाती।
मतलब मैंने तो कुछ करा ही नहीं, रिसीव करने के लिए कौन डांट खाता है साला। तो मैंने सबसे पहले दरवाजा बंद करा, फिर ग्रीटिंग कार्ड पढ़ा तो उसमें सब बढ़िया बढ़िया लिखा हुआ था। मैं ढूंढ रहा हूं नाम, साला नाम ही नहीं लिखा। ग्रीटिंग कार्ड है, फीलिंग्स है, सब कुछ है, इमोशंस है, नाम मिसिंग है। फिर मैंने ग्रीटिंग कार्ड को तो हाथ फाड़ा, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े करे और बालकनी से स्वाहा कर दिया कि किसी को। और मतलब तब डर होता है यार, मतलब 12th में था पर जब पहला आता है और घर पे हुआ ऐसा कि कार्ड निकला, तो डर इतना कि आधे चिंदे इस बालकनी से गिराए और आधे दूसरी बालकनी में जाके गिराए कि कोई जोड़ ना ले नीचे आके। मतलब अपने को लगता है दुनिया में और किसी को कोई काम है ही नहीं। फिर कार्ड तो गया, फिर मैं कहा चॉकलेट्स वो तो खानी, मतलब उसको क्या है, चॉकलेट तो मैंने तुरंत ही खा ली कि दीदी ने आ जाए वरना उनके साथ शेयर करनी पड़ जाएगी। अगले दिन मेरा जो फोकस था वो पूरा खत्म हो चुका है। अब मैं हर लड़की को देख रहा हूं, साला मेरे को कार्ड किसने दिया। अब मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि किसका मेरे साथ आई कांटेक्ट बन रहा है, कौन मेरे को देख रहा है। जैसे मैं किसी और को देख रहा था, तो मेरा आई कांटेक्ट किसके साथ बन रहा है कि कौन मेरे को देख रहा है। वो ज्यादा ही होशियार थी मेरे से, आई कांटेक्ट हुआ ही नहीं। मैं 2-3 दिन तक पागलों की तरह घूमते रहा कि साला कौन था। फीलिंग्स है बाद में पहले ये बोलने का कि अगली बार ऐसा मत करना, मैं मरूंगा किसी दिन घर पे। तो ये एक चीज और हैपन हुई थी। फिर उसके अलावा फिर एक वन फाइन डे, मैं उसको तो कॉन्स्टेंटली देख ही रहा था, मेरा फोकस वापस आ चुका था। फिर वन फाइन डे मैं उसको घूर रहा था, वो पलटी और हमारी बातचीत तो हो ही रही थी और उसने स्माइल पास कर दी, बस और क्या था। मतलब कंफर्मेशन, वन साइडेड कंफर्मेशन जिसको बोलते हैं। हंस दी ना यार वो, क्यों हंसी, नहीं हंसना चाहिए था तेरे को। तो फिर हंस दी, फिर हिम्मत खुलती है एंड फिर फाइनली एक दिन क्लास अलग चल रही, मेरी क्लास अलग चल रही, मैं कहा तू सुन यार, बहुत हो गया, बहुत परेशान हो चुका हूं, तू सुना मेरी बात। फिर मना हो गया, वो अलग बात है। फिर मैंने उसी को 3 बार और प्रपोज करा, तीनों बार और मना हो गया। फिर मैं कहा अब चेंज करते हैं, चलो। तो बेसिकली मॉरल ऑफ द स्टोरी, सबसे पहले डायरेक्ट बात करने की इच्छा हुई बट थोड़ा सा डर लगा, तो फिर किसको चेस करा, उसकी बेस्ट फ्रेंड को, करेक्ट। फिर उससे भी काम नहीं चला, 3 महीने वेस्ट हो गए। फिर किसके पास गए, लव गुरु के पास, एक्सपर्ट ओपिनियन लेने, सिर्फ खर्चे ही खर्चे हुए। फिर थोड़ा सा यार ऐसा हुआ कि अब क्या ही बचा है जीवन में, तो टाइम पास खुद से चालू कर दिया, लव परसेंटेज और रोज वाला शी लव्स मी नॉट। और फिर आखिरी में एक लड़की ने मेरे को लंच हॉल में मेरे बैग में क्या डाल दिया था, ग्रीटिंग कार्ड वगैरह। ये एक और इंसिडेंस हुआ था। और लास्ट क्या था, उसने स्माइल पास कर दी थी। पॉइंट क्लियर है। वो याद है, प्रिया प्रकाश वॉरियर, ब्लिंक ऑफ आईज कैन डू मेनी थिंग्स। पॉइंट क्लियर है। दिल्ली वालों ने इस पे ऐड निकालती थी, जो ये रोड सेफ्टी वाली ऑर्गेनाइजेशन होती ना, तो उन्होंने वो कर दिया था कि डोंट ब्लिंक आई, एक्सीडेंट्स कैन हैपन। उस पर प्रिया प्रकाश वॉरियर का साइड में ब्लिंकिंग वाला क्या डाल दिया था, फोटो डाल दिया था। दैट इज कॉल्ड मोमेंट मार्केटिंग। जो भी आपके आसपास चल रहा है दुनिया में, उसमें से कोई चीज उठा के आप अपने प्रोडक्ट के साथ कनेक्ट कर दो, दैट इज नोन एज व्हाट, मोमेंट मार्केटिंग। ऐसा बहुत पहले हुआ था कि माइकल जैक्सन का यूएस में कोई बहुत बड़ा कॉन्सर्ट था और उसकी स्पॉन्सरशिप वो पेप्सी ने ले ली थी। तो बहुत वो एडवर्टाइजमेंट करी पेप्सी ने, माइकल जैक्सन का वो स्पॉन्सर है ऐसा वैसा। बट इवेंट के एक दिन पहले माइकल जैक्सन की वो हाल, मतलब तबीयत खराब हो गई, डिहाइड्रेटेड हो गया वो। तो वो प्रोग्राम उसने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो कोका कोला ने सिर्फ एक वाइड जो बड़ा बोर्ड होता है वो लिया, उस पर लिखा डिहाइड्रेटेड क्वेश्चन मार्क, कोका कोला इज हियर। 1 मिनट के अंदर पूरा का पूरा मार्केटिंग कैंपेन क्या कर लिया, हाईजैक कर लिया। उस बेचारे ने इतना पैसा खर्च करा और एक महीने तक पूरी मार्केटिंग कैंपेन करी। जैसे ये न्यूज आई डिहाइड्रेटेड और प्रोग्राम कैंसिल, कोका कोला वाले ने सिर्फ इतना लिखा डिहाइड्रेटेड, कोई माइकल जैक्सन का नाम नहीं यूज करा, पर डिहाइड्रेटेड हैव अ कोक, खत्म। दैट इज नोन एज मोमेंट मार्केटिंग। एनीवेज, क्या तुम लोगों को पूरी सिचुएशन समझ में आई, स्टोरी रिकॉल हो गई जिन लोगों ने पहले सुन रखा था? तो अब हम लोग चलते हैं हमारे उस पे, चलो। ये हो गई मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। सबसे पहली मेथड का नाम क्या है, सर्वे ऑफ बायर्स। तुम्हारा बायर कौन है, वो सामने वाला पर्सन, तो उसी से जाके पूछ लो। इसको अपन क्या बोलेंगे, डायरेक्ट इंटरव्यू। क्या ये बात समझ में आई?
फिर उसके बाद अगर ये जो डायरेक्ट इंटरव्यू है, ये किसका इंटरव्यू है? कस्टमर का। किसका? अब तुम वापस ट्रैक पे आओ, लव ऑफ सब गया सब साइड में, अपन पढ़ रहे डिमांड फोरकास्टिंग। अपने को किसी कंपनी की, किसी प्रोडक्ट की अगले 6 महीने की, 1 साल की क्या कैलकुलेट करनी है? डिमांड। तो पहला मेथड है डायरेक्ट इंटरव्यू ऑफ द कस्टमर। उसी से जाके पूछ लो कि भाई अगले 3 महीने में तो कितना प्रोडक्ट खरीदेगा। बट प्रॉब्लम है, कस्टमर को खुद को नहीं पता वो अगले 3 महीने में क्या करेगा, तो ऐसे में तुम्हारा एस्टिमेशन पूरा क्या हो जाएगा? गलत। ये भी फियर है कि अपन कस्टमर से पूछेंगे तो कुछ तो भी जवाब दे देगा जो उसके मन में आया। तुम्हारे घर पे भी कोई आता है ऐसा सेल्समैन वगैरह और कुछ, तो तुम उसको सीरियसली सारी चीजें सही बताते हो या टालते हो? टालते हो ना, तुमको पता है टाइम वेस्ट करेगा। उसने पूछा कि सर अगले 3 महीने में कितना खरीदोगे, बोले तेरे पास कितना पूरा दे देना तो ये कोई जवाब हुआ? तो क्या करेगा इतने सारी चीज को? बोले तेरे को क्या करना, तेरे को ये चाहिए था ना कितना खरीदूंगा, तेरे पास जितना माल हो सब खरीद लूंगा, तू तो ले आना 1 महीने बाद। अब अगर ऐसे जवाब दे रहा है कस्टमर, तो क्या तुम रिलाई कर पाओगे? तो क्या तुम्हारी डिमांड फोरकास्टिंग प्रॉपर हो पाएगी? नहीं। सो पहली मेथड बहुत अच्छी मेथड है, शॉर्ट एंड सिंपल, कि कस्टमर से डायरेक्टली जाके पूछ लो कि तू अगले 3 महीने में, 6 महीने में कितना खरीदेगा। डायरेक्ट इंटरव्यू लेना। मेथड का नाम क्या है? सर्वे ऑफ। बट मैंने लिमिटेशन बताया कि अगर बायर को खुद को नहीं पता या बायर सही साथ जवाब नहीं देगा तो हमारा एस्टिमेशन फेल हो जाएगा। तो बेस्ट फ्रेंड के पास जाओ। किसके पास जाओ? बेस्ट फ्रेंड बोले तो सेल्समैन। कौन है बेस्ट फ्रेंड? कस्टमर का बेस्ट फ्रेंड इज सेल्समैन, क्योंकि सेल्समैन उस एरिया में इतने सालों से काम कर रहा है। हर महीने में एक बार सेल्समैन जाके क्या बजाता है? उसके घर की डोरबेल, और हर महीने उससे 10 मिनट क्या करता है? बात करता है। और सेल्समैन अगर इतने सालों से काम कर रहा है तो माल भी बेच रहा होगा, तो सेल्समैन को पता होगा कि बायर का बिहेवियर क्या है। तो तुम इंडिविजुअली कस्टमर्स के घर घर पे जाके कस्टमर से पूछने की जगह अपनी कंपनी के जो टोटल सेल्समैन है उनको बुला लो। और किससे पूछ लो? सेल्समैन से, कि बताओ भाई अगले 3 महीने में तुम्हारे एरिया में कितनी डिमांड होगी प्रोडक्ट की। उससे पूछ लो तो भी तुमको आइडिया लग जाएगा। तो ये जो कलेक्टिव ओपिनियन मेथड है, ये कौन सी मेथड है यार? सेल्समैन वाली, जहां पे आप सेल्समैन से जाके क्या पूछोगे कि अगले 3 महीने में, 6 महीने में तुम्हारे एरिया में कितनी डिमांड होने वाली। क्या ये पॉइंट क्लियर है? फिर जब बेस्ट फ्रेंड भी फेल हो जाता है तो अपन लव गुरु के पास जाते हैं, बोले तो एक्सपर्ट के पास। तो फिर ना आप कस्टमर से पूछो, ना आप उसके बेस्ट फ्रेंड मतलब सेल्समैन से भी मत पूछो, आप तो एक्सपर्ट की एक कमिटी बुलवाओ। क्या बुलवाओ? एक्सपर्ट की कमिटी। बहुत सारी ऐसी फर्म्स होती है वर्ल्ड वाइड जो एक्सपर्टाइज रखती है डिमांड फोरकास्टिंग में, जिनका रोज का दिन सुबह का काम यही है कि बैठ के क्या करना? मार्केट के डेटा एनालिसिस करना। क्या करना? डेटा एनालिसिस करना। पॉइंट क्लियर है? आज की तारीख में जो न्यू गोल्ड है, एक गोल्ड अपने को पता है ना, एक गोल्ड तो अपन समझते हैं मार्केट में जो इतने सालों से है। व्हाट इज द न्यू एज गोल्ड इन द इंडस्ट्री? किसी को पता है? बिटकॉइन भी नहीं, क्रिप्टो भी नहीं, फिजिकल गोल्ड भी नहीं। व्हाट इज नोन एज द न्यू गोल्ड इन द करंट वर्ल्ड? डेटा। क्या बोला? डेटा। तुम लोग आज की तारीख में गूगल पे जाके कोई भी एक प्रोडक्ट वो करना, सर्च करना। फॉर एग्जांपल शर्ट्स, जैसा मैंने अभी 4-5 दिन पहले गूगल पे डाला था फॉर्मल शर्ट्स। अगले मिनट से मेरे फेसबुक और इंस्टा की सारी जो वो स्टोरीज होती है, दे धनाधन शर्ट के क्या चल रहे हैं? आईडी ऐड चल रहे। पहले आज तक नहीं आया था, पर जैसे ही मैंने सर्च करा तो क्या आने लग गए? शर्ट की एड्स। तुम भी सर्च करना, गूगल पे जाके कोई भी एक प्रोडक्ट सर्च करना, तुमको अगले 5 मिनट के अंदर तुम्हारे फेसबुक, इंस्टाग्राम सब जगह क्या ही क्या दिखना चालू हो जाएगा? शर्ट्स या जो भी प्रोडक्ट तुमने सर्च कराओ। दिस इज डेटा मैजिक। दिस इज व्हाट? दुनिया का सबसे अमीर आदमी आज वो नहीं है जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है। दुनिया का सबसे अमीर आदमी आज उसको माना जाएगा जिसके पास क्या है? डेटा। अगर मैं आज किसी को यह बता सकता हूं कि फलाना आदमी आज की तारीख में ये प्रोडक्ट ढूंढ रहा है और अगले 10 दिनों के अंदर वो ये प्रोडक्ट खरीदने वाला है, मैं भगवान हूं फिर सामने वाले के लिए। मैं क्या हूं? भगवान हूं फिर मैं सामने वाले के लिए, क्योंकि मैं उसके बिजनेस को भयंकर सेल्स दे सकता हूं। मैं किसी कंपनी को यह बता सकता हूं कि इसको पकड़ रहे, ये अगले 5 दिन में क्या खरीदने वाला है? सिगरेट खरीदने वाला है, तो सारी सिगरेट की एड इसको दिखना चालू हो जाएगी। अगर मैं किसी ऐसी कंपनी है, कोचिंग क्लास फॉर एग्जांपल, और मैं बता दूं कि ये आज से 2 महीने बाद सीए इंटर ढूंढेगी, ये सीए इंटर में एडमिशन लेने वाली है,
तो सारी कोचिंग क्लास वाले इसको क्या करना, दिखाना चालू कर देंगे अपनी रैंक्स और ऐड, बिजनेस होगा ना वर्ल्ड में। तो पूरी दुनिया के बिजनेस को आप क्या कर सकते हो, डेटा के बेसिस पे मैनेज कर सकते हो। एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड, ये वो एक्सपर्ट टीम है जिनके पास पूरा डेटा एनालिसिस है। क्या है? तो ये बहुत परफेक्शन के साथ तुमको तुम्हारी कंपनी की आगे की डिमांड बता सकते हैं। बहुत सिंपल सी चीज है। एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड में हम किसकी हेल्प लेने वाले हैं? एक्सपर्ट्स की, प्रोफेशनल्स की। किसकी? तुमने कभी वो क्रेडिट स्कोर सुना है? ऐड आती है, वो कौन है यार, policybazaar.com और ऐसी कुछ है वेबसाइट, स्टार्टअप्स हैं जो ऐड करते हैं कि फ्री में आके अपना क्रेडिट स्कोर चेक करें। सो क्रेडिट स्कोर कौन मेंटेन करता है? तो इंटरनेशनली बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जिनका काम सिर्फ हर इंसान का क्रेडिट स्कोर मेंटेन करने का है। क्रिजेल और ऐसी सारी बहुत सारी कंपनीज है जो सिर्फ क्या मेंटेन करती है? क्रेडिट स्कोर। मतलब उस कंपनी का काम क्या है? पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, कंट्री की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे वर्ल्ड में जितनी पॉपुलेशन है, जितने लोग हैं, हर एक इंसान का ट्रैक रिकॉर्ड रखना एज रिगार्ड टू क्रेडिट। अगर दुनिया में कोई भी लोन उठाएगा, मतलब कोई भी लोन लेगा फॉर्मली, तो उसकी इंफॉर्मेशन किसके पास जाती है? उस कंपनी के पास। अगर वो ईएमआई भर रहा है तो उसकी इंफॉर्मेशन जाती है, अगर ईएमआई नहीं भरी तो इंफॉर्मेशन जाती है, इंटरेस्ट भरा नहीं भरा उसकी इंफॉर्मेशन जाती है। और जैसे ही कोई इंसान कोई भी डिफॉल्ट करता है कि ईएमआई बाउंस हो गई, तुरंत वो कंपनी क्रेडिट स्कोर क्या कर लेती है? कम कर लेती है। अब आज की तारीख में प्रोसेस कैसा हो गया है कि जब भी किसी बैंक को लोन देना है, क्या देना है, तो वो आपका पहले क्रेडिट स्कोर चेक करती है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो ही आपको लोन मिलेगा। एसेट्स गए भाड़ में, तुम्हारे पास कितने एसेट्स है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा क्रेडिट स्कोर बोलो। तुमने पिछले 5 सालों में अगर डिफॉल्ट करें लोन में, तो मैं तुमको लोन नहीं दूंगा। होगी तेरे पास प्रॉपर्टी, फिर भी मैं तो लोन नहीं दूंगा। प्रॉपर्टी नहीं है पर क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो हो सकता है लोन सैंक्शन हो जाए। सो ये एक्सपर्ट वाला काम हो गया। ये क्या हो गया? एक्सपर्ट वाला काम हो गया। और एक्सपर्ट कंपनी क्या कर रही है? डेटा गैदर कर रही है। क्या गैदर कर रही है? डेटा। और उसके बहुत सारे कस्टमर्स हैं। पॉइंट क्लियर है? सो एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड में आप एक्सपर्ट से क्या लोगे? हेल्प लोगे डिमांड को फोरकास्ट करने के लिए। पॉइंट क्लियर? नेक्स्ट स्टैटिस्टिकल मेथड, जिसमें हमने क्या समझा था? लव परसेंटेज और रोज वाला एग्जांपल था। तो स्टैटिस्टिक्स में ऐसी बहुत सारी मेथड्स होती है जिसमें कुछ फॉर्मूला यूज होते हैं, कुछ सिस्टम होता है, अभी अपन डिस्कस करेंगे आगे, जिसके थ्रू आप डिमांड को क्या करोगे? फोरकास्ट करोगे। सो सिर्फ एज अ मेमोरी पार्ट आप यहां पे क्या लिखोगे? लव परसेंटेज और वो गुलाब का फूल, ताकि आपको समझ में आ जाए कि देयर इज अ पर्टिकुलर मेथड। मेथड कौन सी होगी वो आगे अपन डिटेलिंग में अभी पढ़ेंगे। मैं सिर्फ अभी तुम्हारे नाम से दोस्ती करवा रहा हूं। क्या करवा रहा हूं? मतलब जब तुम 4 ऑप्शन पढ़ो तो नाम पढ़ते से तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए यार इसका मतलब ये था, इसका मतलब ये था। अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें पूछा है कि यार ये कंपनी को डिमांड फोरकास्ट करनी थी और उस कंपनी ने सोचा कि हम सीधा जो बायर है उससे जाके पूछ लेंगे, हम डायरेक्ट इंटरव्यू लेंगे, तो सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशन अपने दिमाग में आ जाना चाहिए। जैसे ही कोई मेथड आए जिसमें सेल्समैन वर्ड लिखा हुआ आ जाए, तो कलेक्टिव ओपिनियन मेथड हमारे दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए। पॉइंट क्लियर है? जैसे ही कोई क्वेश्चन बोले कि कोई प्रोफेशनल एजेंसी वगैरह को हायर करा, तो अपने दिमाग में क्या आ जाना चाहिए? सीधा एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड। क्या चाहिए उसमें से? गाड़ी की चाबी। क्लियर है ये? नेक्स्ट क्या था? स्टैटिस्टिकल मेथड। स्टैटिस्टिकल मेथड में ये लव परसेंटेज और रोज लिखा हुआ तो नहीं आएगा एग्जाम में, पर नीचे मैं इसकी सारी मेथड्स भी कवर अप कर लूंगा। नेक्स्ट क्या है? कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट मेथड। याद है लंच टाइम पे सारे बच्चे कहां गए थे? लंच हॉल। तो क्लासरूम वॉज एम्प्टी। क्लासरूम वॉज, मतलब उस लड़की के एंगल से देखो तो क्लासरूम पूरा उसके कंट्रोल में था, एक कंट्रोल्ड एनवायरमेंट था, कोई उसको देख नहीं रहा था कि उसने क्या करा। उस कंट्रोल्ड एनवायरमेंट में जाके उसने बैग के अंदर क्या डाल दिया? ग्रीटिंग कार्ड और चॉकलेट्स वगैरह। पॉइंट क्लियर है? सो कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट मेथड, यहां पे कंपनी डिमांड को जज करने के लिए अपने हिसाब से एक एनवायरमेंट क्रिएट करेगी। क्या क्रिएट करेगी? एक एनवायरमेंट, और फिर उसमें टेस्टिंग होगी। क्या होता है वो आगे जाके मैं तुमको कवर अप कर दूंगा। पॉइंट क्लियर है? बट सिर्फ मेमोरी पॉइंट ऑफ से यहां पे सिर्फ क्या लिख रहा हूं?
लंच टाइम, तो तुमको रिकॉल हो जाएगा अंदर क्या है वो अभी अपन डिस्कस करेंगे। और लास्ट मेथड क्या है, बैरोमेट्रिक मेथड। तो यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं, प्रिया प्रकाश वॉरियर, ब्लिंक ऑफ आइज। पॉइंट क्लियर है ये। अब थोड़ा अपन मेथड्स के कहां जाते हैं डिटेल में। तो सबसे पहली मेथड कौन सी, सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशन। यहां पे क्या होने वाला है, हम कस्टमर से जाके पूछेंगे कि अगले 3 महीने में 6 महीने में तो कितना खरीदेगा। पॉइंट क्लियर है ये। जब आप कस्टमर से पूछने का डिसाइड करते हो तो पहला कंप्लीट एन्यूमरेशन मेथड, क्या बोला, जहां पे आप 100% ऑडियंस से जाके पूछोगे कि भाई तेको कितना खरीदना है। अगर आपके प्रोडक्ट को खरीदने वाले 10 लाख लोग हैं इंडिया में, तो पूरे के पूरे 10 लाख से जाके अगर आप पूछोगे तो इसको क्या बोलेंगे, कंप्लीट एन्यूमरेशन मेथड। क्या ये बात समझ में आ रही है। हर एक कस्टमर से जाके पूछा, कंप्लीट चेकिंग। क्या ये पॉइंट क्लियर है। बट एक और कौन सा है, सैंपल सर्वे। 10 लाख से ना पूछ के आप सैंपल बेसिस पे 10-15% से लोगों से ही पूछ रहे हो। आपके बायर्स कितने हैं, 10 लाख, पर आपने सिर्फ 1 लाख लोगों से पूछा और इंटू सीधा 10 कर दिया। 10 लाख से नहीं पूछा, कितने से पूछा, 1 लाख से, रैंडम बेसिस। हर स्टेट से थोड़े थोड़े लोग लिए, हर सिटी से थोड़े थोड़े लोग लिए, हर एज ग्रुप के थोड़े थोड़े लोग लिए, और ऐसा एक परफेक्ट सैंपल बनाया 1 लाख लोगों का। उनकी जो टोटल डिमांड आई इंटू 10 कर दिया, इंटू क्या कर दिया, तो आपको पता चल गया कि 10 लाख की डिमांड कितनी। पर हर एक से पूछने गए या कुछ फ्यू सैंपल से, तो ये क्या हो गया, सैंपल सर्वे मेथड। और एंड यूज मेथड, आस्किंग द यूजर नॉट द बायर। प्रोडक्ट बाय करने वाला पर्सन अलग हो सकता है, यूज करने वाला अलग हो सकता है। सो अगर अपन बात करें कि मैं जब ये क्वेश्चन पूछने गया कि यार अगले 6 महीने में तू कितना खरीदेगा, तो मैं बायर से नहीं पूछ रहा जो खरीदने आया था, मैं किससे पूछने जा रहा हूं, जिसने प्रोडक्ट एक्चुअली यूज करा। पॉइंट क्लियर है ये। मतलब इसका मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल जो बच्चों के टॉयज वगैरह होते हैं, क्या होते हैं, टॉयज वगैरह खरीदने कौन जाता है, पेरेंट। तो टॉय कंपनी है जो अपनी डिमांड फोरकास्ट करना चाहती है, वो पेरेंट से नहीं पूछ रहा कि आपको कौन सा टॉय अच्छा लगा। पेरेंट जवाब दे देगा जिसमें बच्चा उलझा रहा है और हमारा जीव नहीं खाए। पेरेंट ऐसे जवाब दे देगा कि हमारे लिए तो वही टॉय अच्छा है। अब बच्चों से जाके पूछो जो बच्चा उस टॉय से खेल रहा है, उससे उनकी मेंटालिटी समझो कि उनको कौन से वाले टॉयज प्रेफर्ड है और कौन से वाले नहीं। तो बायर में बी अ सेपरेट पर्सन आज द यूजर। ये हो गई आपकी थर्ड मेथड। क्या ये बात समझ में आ रही है। कलेक्टिव ओपिनियन मेथड, ये कौन सी मेथड थी यार, वो सेल्समैन वाली। ये कब यूज हो पाएगी, जब आपकी कंपनी में सेल्समैन है। अगर आपकी कंपनी में सेल्समैन ही नहीं है तो बुलाओगे किसको, पूछोगे किससे। क्या ये बात समझ में आ रही है। अब ये मेथड ऑपरेट कैसे करती है, आप पहले अपने सारे सेल्समैन को एक दिन बुलाओ इकट्ठा एक साथ, एक पूरी मीटिंग लो उन लोगों की कॉन्फ्रेंस रूम में। फिर उनसे बोलो कि तुम सब लोग अपने अपने एरिया में कैलकुलेट करके दो कि अगले 3 महीने 6 महीने में कितनी डिमांड होगी। मतलब उनसे एस्टीमेट लो। क्या लो, एस्टीमेट। क्या ये बात समझ में आ रही है। तो जब तुम सेल्समैन से पूछोगे कि अगले 3 महीने में डिमांड कितनी बताओ, तो आप क्या ले रहे हो उनसे, एस्टीमेट। करेक्ट। एस्टीमेट के बाद एक और वर्ड क्या है, रिव्यू। क्या बोला। अब होगा क्या, जब तुम सेल्समैन से पूछोगे कि बताओ यार तुम्हारे एरिया में अगले 3 महीने में 6 महीने में डिमांड कितनी होगी, तो सेल्समैन हो सकता है बायस्ड हो जाए। क्या हो जाए, अब सेल्समैन बायस्ड हो जाए मतलब 2 टाइप के लोग होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। कुछ लोग होते हैं जो हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं। वो क्या सोचेगा, बोले सेठ ने पूछा अगले 3 महीने में कितना माल बेचूंगा, ज्यादा बताओ। सेठ खुश होगा, तरक्की देगा, प्रमोशन देगा, इंक्रीमेंट देगा। पॉइंट क्लियर है ये। कुछ होते हैं नेगेटिव लोग जो हमेशा बुरा ही सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं। अरे यार सेठ ने पूछा अगले 3 महीने में कितना माल बेचना है, जितना लिख के दूंगा अगर नहीं बिका तो बाहर ना कर दे, फायर ना कर दे मेरे को। तो अगर मुझे लगता है 200 बिकेगा तो भी 150 ही लिख के दो, सेफर साइड। क्या बोला, सेफर साइड। क्या ये बात समझ में आई। और जो पॉजिटिव आदमी होगा उसको पता है 200 बिकेगा तो भी 300 लिख के दे रहा है कि सेठ खुश होगा, शाबाशी देगा। पॉइंट क्लियर है ये। सो जो भी बायसनेस है ना उनके आंसर्स में, उन्होंने आपको एक एस्टिमेट दिया। अब हर सेल्समैन के एस्टिमेट को आप रिव्यू करो कि उसमें बायसनेस की वजह से कितना अप या डाउन हुआ है।
पहले तो उसको रिपेयर करो, उसको रिपेयर करो। जिसने 200 का 300 बोला है उसको 200 पे लेके आओ, जिसने 200 का 150 बोला उसको भी किस पे लेके आओ, 200 पे। तो वो जो बायसनेस है उसका फिल्टर क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। क्लियर। अब उसके बाद एक और चीज क्या है, रिवाइज। क्या बोला, अब रिवाइज का क्या मतलब हो गया, आपने जब सेल्समैन से पूछा कि बताओ अगले 3 महीने में कितना माल बिकेगा, तो वो करंट सिचुएशन के हिसाब से बता रहे हैं, करंट सिनेरियो के हिसाब से बता रहे कि अगले 3 महीने में कितना माल बिकेगा। तुम्हारी प्लानिंग है कि तुम अपने प्रोडक्ट पे 10% डिस्काउंट देने वाले हो, 10% डिस्काउंट देने वाले हो, अगले 3 महीने के लिए स्कीम निकाल रहे हो। तुम्हारी प्लानिंग है कि अगले 3 महीने के लिए तुम एक स्पेशल स्कीम लॉन्च करोगे कि 20% एक्स्ट्रा, 20% एक्स्ट्रा। तुम्हारी ऐसी प्लानिंग है कि अगले 3 महीने में तुम किसी ब्रांड एम्बेसडर को हायर करके मार्केटिंग करने वाले हो नेशनल टीवी पे, न्यूज़पेपर पे। उससे डिमांड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, ऑब्वियसली बढ़ेगी। पर ये तुमको पता है, सेल्समैन को बेचारों को पता था क्या है। तो सेल्समैन वालों ने करंट सिचुएशन के हिसाब से आंसर दिया। अब जो तुम्हारे एंड पे प्रपोज्ड चेंजेस हैं, क्या है कि हम सेलिंग प्राइस 10% कम दे रहे हैं, या हम 20 ग्राम एक्स्ट्रा दे रहे हैं, या हम मार्केटिंग पे कोई एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हैं, हम पैकिंग चेंज कर रहे हैं, हम एक पे एक फ्री दे रहे हैं, ये तो तुमको पता है ना। तो उसकी वजह से जो इंपैक्ट आएगा तुम उसके हिसाब से उसके फिगर्स क्या करो, चेंज करो, और फिर तुम्हारे पास आएगा फाइनल एस्टिमेट। क्या आएगा, तो स्टेप नंबर 1, सारे सेल्समैन को बुलाए, उनसे एक एस्टिमेट लिया, फिर उसमें से बायसनेस का फिल्टर लगाया, फिर तुम्हारे जो प्रपोज चेंज है उसका इंपैक्ट डाला, फिर हाथ में क्या आएगा, फाइनल एस्टिमेट। क्या ये बात समझ में आ गई, बढ़े अपन आगे। नेक्स्ट है एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड। क्या बोला, जिसके अंदर हमारी बुक्स में एक फेमस मेथड है, दैट इज व्हाट, डेल्फी टेक्निक। किसने दी, ओलेफ हेल्मर ने। पॉइंट क्लियर है ये। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, इसका प्रोसेस कैसा है, मैंने प्रोसेस नहीं लिखा, सिर्फ एक बार सुन लो, बहुत कॉमन प्रोसीजर है। डेल्फी टेक्निक के अंदर क्या करा जाता है, ऐसे 5-7 एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है। किसको, 5-7 एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है, सब अलग अलग, 4-5 कंपनी के अलग अलग हेड्स को बुलाया गया, एक्सपर्ट्स को बुलाया गया, उनको एक कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया गया, बिठाया गया। फिर इन 5-7 एक्सपर्ट्स को बोला गया कि बताओ हमारी कंपनी का अगले 3 महीने 6 महीने में डिमांड कितनी होगी, इसका एक एस्टिमेट करके दो। क्या करके दो, सब एक्सपर्ट्स हैं ऑलरेडी, कोई नए लोग नहीं है, ये सब इंडस्ट्री के क्या है, एक्सपर्ट्स हैं। तो 5-7 लोगों ने अपने अपने कैलकुलेशंस करे, पूरा उनका वो वर्किंग मॉडल होता है, उसके हिसाब से 5-7 ने अपने अपने एस्टिमेट्स दिए तुमको। तुम 5-7 से क्या ले लो, अपने अपने एस्टिमेट ले लो, फिर उसकी कॉपी करा लो, और फिर क्या होगा, मैं हर एक्सपर्ट को, जो बाकी के लोग हैं उनकी जो रिपोर्ट है वो सबमिट करूंगा। मतलब मेरे पास, मेरे को मेरी रिपोर्ट तो मेरे पास होगी ऑलरेडी, मेरी रिपोर्ट के अलावा जो बाकी 6 लोगों की रिपोर्ट है वो मेरे पास आएगी, किसी और के पास उसकी छोड़ के बाकी 6 लोगों की रिपोर्ट आएगी। सो एक बार सब लोगों ने अपने एस्टिमेट सबमिट कर दिए, फिर सबके एस्टिमेट सबके साथ क्या होंगे, शेयर होंगे। अब मैं बाकी 6 की 12 बजाऊंगा, जो बाकी 6 लोगों ने एस्टिमेट दिए, मैं उनके ऊपर क्वेश्चनिंग चालू करूंगा कि भाई साहब ये कैसे लिया बताओ। तो उसने बोला कि ये इसके बेसिस पे, उसने उसकी वर्किंग बताई कि ये फिगर कैसा है, तो सर मैं आपको समझाता हूँ, ये फिगर ऐसा है, ये हमने कैलकुलेट करा, हमने ये सर्वे करवाया था, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, उसके बेसिस पे मैंने फिगर लिया। ओके सर, फिर ठीक है। सर ये फिगर कैसे लिया, इट इज एन अजम्पशन। भाग साले, तेरे अजम्पशन के चक्कर मेरी कंपनी की वाट लग जाएगी, अजम्पशन थोड़ी होता है कुछ। या फिर ये फिगर कैसा आया, सर वो ऐसा करा था, वैसा करा था, अरे पर इसमें तो ये गलती है, ये गलत डेटा है, हमने सर्वे कराया तो हमारा आंसर ये आया था, तुम्हारा ये कैसा आया, आपका सर्वे गलत है आपका, तो फिर ये वाला पॉइंट हटाओ तो हमारी रिपोर्ट में से। तो ऐसे 7 लोग मिलके एक दूसरे के एस्टिमेट की क्या करते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं, एंड सारे फाइनल जजमेंट जो पास होते हैं उनसे एक कंबाइंड रिपोर्ट बनती है। क्या बनती है, इसकी रिपोर्ट में से 3 पॉइंट अच्छे थे, इसकी रिपोर्ट में से 2 पॉइंट अच्छे थे, इसमें से 1 अच्छा था, उसमें से 4 अच्छे थे, इन सारे अच्छे पॉइंट जो क्वालिफाई कर गए, ऐसी सारे फिगर्स जिसको कोई चैलेंज नहीं कर पाया, उनके बेसिस पे अब फाइनल डिमांड क्या होगी, एस्टिमेट होगी। पॉइंट क्लियर है, दिस इज नोन एज डेल्फी टेक्निक। एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है। क्या ये बात समझ में आई। अब आते हैं अपन स्टैटिस्टिकल मेथड में। तो स्टैटिस्टिकल मेथड में सबसे पहली कौन सी है, ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड। इसका एक और नाम टाइम सीरीज, एमसीक्यू में आएगा। इसको क्लासिकल मेथड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है,
क्लासिकल मेथड। पॉइंट क्लियर? इसके अंदर दो पार्ट है, एक ग्राफिकल मेथड और एक लीस्ट स्क्वायर मेथड। ग्राफिकल मेथड में तो कुछ भी नहीं है, आपकी कंपनी अगर 5-7 सालों से चल रही है तो आपके पास पिछले 5-7 सालों का डेटा होगा कि हर साल हमने कितनी कितनी सेल्स करी है। आप उसको एक ग्राफ पे लो और ग्राफ पे वो सारे पॉइंट बताओ और उस ग्राफ के फ्लो के हिसाब से, क्या बोला, ग्राफ के, आप जज कर लो कि अगले साल आपकी डिमांड कितनी होगी। मतलब अगर आपने कोई ग्राफ बनाया जिसमें आपकी सेल्स कुछ ऐसे है तो इसको ज्वाइन करा, ये आया। अब नेक्स्ट ईयर आपको पता है ना ये यूं जाएगा फ्री हैंड, क्या बोला, फ्री हैंड, तो ये आपकी क्या होगी, डिमांड का एस्टिमेशन। तो आप अपने पास डेटा को यूज कर रहे हो, उसको ग्राफ पे प्लॉट कर रहे हो और उस ग्राफ को थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहे हो। क्या कर रहे हो, जो फ्लो आ रहा है उसी के हिसाब से उसको एक्सटेंड कर दो, तो आपको आने वाले साल की क्या मिल जाएगी, आपको डिमांड। सो ट्रेंड प्रोजेक्शन में जो पहला पार्ट है दैट इज ग्राफिकल मेथड, जहां पे आप क्या बनाते हो, फ्री हैंड कर्व। क्या बनाते हो, क्या ये बात समझ में आई? बस इतना ध्यान रख लेना, तुमको कोई डेटा देके थोड़ी बोलेंगे कि डिमांड कैलकुलेट करके दो, वो सब नहीं है, अपने को थ्योरी पता होना चाहिए। सो जब भी वो बोले कि यार हमने फ्री हैंड मेथड यूज करी, फ्री हैंड कर्व बनाया, उससे हमने डिमांड फोरकास्ट करी, इसका मतलब किसकी बात कर रहे हैं? और ग्राफिकल मेथड किसके अंदर आता है, या फिर एक और नाम टाइम सीरीज। इसी के अंदर की एक और पार्ट क्या है, लीस्ट स्क्वायर मेथड। नाउ व्हाट डज लीस्ट स्क्वायर मेथड टेल? बेसिकली इट इज अ मैथमेटिकल मेथड, तो उस पर हमको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिकली तो मुझे भी नहीं पता कि इसको यूज कैसे करते हैं। हमारे काम की लाइन क्या है, लीस्ट स्क्वायर मेथड में सम ऑफ स्क्वायर्ड बिटवीन द कैलकुलेटेड एंड द ऑब्जर्व मीन इज मिनिमाइज। मतलब बेसिकली यहां पे एक हमारा एस्टिमेटेड डेटा होता है और एक कौन सा होता है, ऑब्जर्व डेटा। उन दोनों को स्क्वायर करते हैं और ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। ग्राफ पे क्या करते हैं, और जहां पे ऑब्जर्व डेटा और जो आपका एस्टिमेटेड डेटा था उसका जो गैप मिनिमम होता है दैट इज योर डिमांड फोरकास्टिंग। मतलब वो उतनी डिमांड आपको फ्यूचर में मिलेगी। सो वापस से सिर्फ कितना ध्यान रखना है, हम लोगों को मिनिमाइज करना है। क्या करना है, क्या चीज मिनिमाइज करनी है, गैप। किसको, कैलकुलेटेड और आपके ऑब्जर्व्ड जो भी फिगर्स होंगे उनके स्क्वायर का गैप, उनके, मतलब स्क्वायर नहीं करोगे तो मेथड का नाम की 12 बजा दी तूने। नाम में ही क्या है, लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो आप आपके कैलकुलेटेड और ऑब्जर्व्ड जो वैल्यूज है उसका पहले स्क्वायर कर लो, उसको ग्राफ पे प्लॉट करो, जहां पे दोनों का गैप मिनिमम होगा दैट इज लीस्ट स्क्वायर मेथड। क्या ये पॉइंट क्लियर है? अब प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं करना है, ये लाइन याद कर लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा। क्लियर है ये? एक और मेथड का नाम रिग्रेशन एनालिसिस, जहां पे ये एक इक्वेशन यूज होती है। तुम लोगों को सिर्फ इक्वेशन पता होनी चाहिए, बाकी फैक्टर तो वो बहुत सारे चेंज कर सकते हैं। ये जो यहाँ पे फैक्टर्स हैं ये हर बार क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो इक्वेशन के वर्किंग भी चेंज हो जाएगी। तो यू नीड नॉट गो इनटू द डिटेल, बस क्या याद कर लो, इक्वेशन। क्या ये पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट क्या है, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट मेथड। इसके अंदर एक होता है कंज्यूमर क्लिनिक। क्या होता है, जिसका एक और नाम है कंट्रोल्ड लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट। मतलब अब होगा क्या, इसके अंदर कंपनी खुद का एक सुपर स्टोर बनाएगी। क्या बनाएगी, सुपर स्टोर। तो बढ़िया एक जमीन ली, उसके ऊपर पूरा ढांचा वाचा बिल्डिंग टाइप बनाई, फिर उसके अंदर पूरा इंटीरियर करवाया और उसको पूरा फील दे दिया एक सुपर स्टोर जैसा। कैसा, अब जब तुम सुपर स्टोर पे जाते हो तो बहुत सारे रैक्स होते हैं जिसमें दुनिया भर के प्रोडक्ट्स होते हैं। सो कंपनी ने ऐसा एक एक्चुअल सुपर स्टोर बनाया और उसमें सारी ब्रांड्स के प्रोडक्ट रखे, खुद के भी रखे, कॉम्पिटिटर्स के भी रखे। पॉइंट क्लियर है? अब एक कस्टमर को, अलता पलता कोई भी कस्टमर आया, उसको बुलाया, उसको 1000 रुपए दिए। क्या दिए, और बोला कि जा बेटा शॉपिंग कर, जी ले अपनी जिंदगी। अब कस्टमर अंदर गया, उसने रैक्स देखे, सब कुछ देखा, उसने अपनी शॉपिंग करी और उसने बिल सबमिट करा कि मेरे को ये सारी चीजें चाहिए। उसने जो शॉपिंग करी उसके बेस पे मैं एस्टिमेट लगाऊंगा कि मेरे प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी कितनी है। जब गुड डे का बिस्किट भी पड़ा था और मेरी कंपनी का भी बिस्किट पड़ा था, व्हाट आर द चांसेस कि कस्टमर मेरा प्रोडक्ट लेगा? तो अगर उसने आपका प्रोडक्ट सिलेक्ट करा, मतलब आपकी जो भी प्राइसिंग है, मार्केटिंग है, वो क्या है, सक्सेसफुल है। बट अगर कस्टमर्स ने आपको नहीं खरीदा और उसने ब्रिटानिया का ही प्रोडक्ट ले लिया, उसने गुड डे ले लिया, उसने मॉम्स मैजिक नहीं लिया, बिकॉज देयर नो मैजिक इन इट,
तो फिर आपका प्रोडक्ट क्या है, फेल है। पॉइंट क्लियर ही है। सो यहां पे आप अपने किसी भी एक पर्सन को स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी दोगे और उसको क्या बोलोगे कि जा बेटा खर्चा कर। फिर उसकी बाइंग हैबिट के हिसाब से आप देखोगे कि आपका प्रोडक्ट की सेलिब्रिटी कितनी आ रही। क्लियर ही है। और लास्ट क्या है, बैरोमेट्रिक मेथड, मतलब प्रिया, प्रकाश, वॉरियर, ब्लिंक ऑफ आइज, इंडिकेशन। क्या बोला? सो देर आर लॉट मेनी इंडिकेटर्स इन द इकोनॉमी जिससे आपको पता चलता है कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी या कम होगी। सो इंडिकेटर्स, दो बिजनेस साइकिल पढ़ा है, बिजनेस साइकिल के अंदर ये ज्यादा डिटेल में, यहां पे तो ये ऊपर ऊपर से निकाल दिया, तो ये सारी चीजें कहां पढ़ने को मिलती है, डिटेल में बिजनेस साइकिल में। पर अभी सिर्फ शॉर्ट में बता रहा हूं। 3 टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं। एक लीडिंग इंडिकेटर। क्या बोला? लीड करना। तो लीड कहां से होता है, आगे से होता है या पीछे से लीड होता है? तुम लोग कर लो, मैं पीछे पीछे आ रहा हूं, ये होती है लीडरशिप। या मैं चल रहा हूं, तुम मुझे फॉलो करो, ये होती है लीडरशिप। तो लीडरशिप के लिए हमेशा आपको फ्रंट पे होना जरूरी है। तो लीडिंग इंडिकेटर्स, जहां पे कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो चेंज होने के पहले आपको बता रहे हैं कि बॉस अलर्ट, फ्यूचर में ये चेंजेस होने वाले हैं। चेंजेस कब होने वाले हैं? फ्यूचर। मैंने आज ही बता दिया कि अगले 3 महीने में क्या चेंजेस होने वाला है। दीज आर लीडिंग इंडिकेटर्स। ये क्या है? जो चेंज होने के पहले आपको बता दे। एग्जाम्पल में क्या लिखा है? एडवांस ऑर्डर। अगर आपकी कंपनी के पास एडवांस ऑर्डर्स ऑलरेडी पड़े हैं तो आपको पता है ना अगले 3 महीने में कितना माल बेचोगे। एडवांस के बेसिस पे कैलकुलेट कर लो। पॉइंट क्लियर है ये। एक होता है कोइंसिडेंटल इंडिकेटर्स। एक क्या होता है? कोइंसिडेंटल इंडिकेटर्स। ये आपको क्या बताते हैं, या इनका मतलब क्या होता है? कोइंसिडेंट, पैरेलल, साथ में चलेंगे। एक तरफ चेंज हो रहा है, एक तरफ ये आपको हिंट दे रहा है कि हाँ बॉस ये चेंज हो रहा है। तो आगे से नहीं, मैं एडवांस में नहीं बता रहा हूं कि फ्यूचर में ये होगा। एक तरफ चेंज हो रहा है और एक तरफ ये अपने को हिंट दिया जा रहे हैं। कोइंसिडेंट इंडिकेटर्स। एग्जांपल क्या है? रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो रहा है, इसका मतलब इकोनॉमी में डिमांड बढ़ रही होगी। तो एक तरफ इकोनॉमी में डिमांड बढ़ रही है, इसलिए प्रोडक्शन बढ़ रहा है, इसलिए लोगों को नौकरियां मिल रही है, तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो रहा है? कम। अगर मान लो इकोनॉमी में डिमांड कम हो रही तो तुम्हारी प्रोडक्ट की भी डिमांड कम होगी। तो डिमांड कम हो रही है तो प्रोडक्शन कम होगा, तो लोगों को नौकरी से निकाला जाएगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाएगा। तो एक तरफ ये आपको हिंट दे रहा है, दूसरी तरफ इकोनॉमी में चेंज साइड बाय साइड चलते जा रहा है। पॉइंट क्लियर है? मतलब ना आगे ना पीछे, ये साथ में आपको हिंट देते जा रहा है। और फिर आखिरी क्या है? लैगिंग इंडिकेटर्स। लैगिंग मतलब लैग करना, मतलब पीछे रहना। तो चेंज हो गया, उसके बाद ही आपको हिंट दे रहा है कि हाँ ऐसा कंफर्म हुआ था। जैसे अगर किसी एरिया में पर्टिकुलरली इलेक्ट्रिसिटी के, हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शंस बढ़ गए, तो तभी बढ़ेंगे ना जब पास में घर बने। अगर उस एरिया में घर ही नहीं बने तो लोग इलेक्ट्रिक कनेक्शन लेंगे क्यों घर के लिए? तो अगर मान लो, एग्जाम्पल क्या दे रखा है, अगर हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक कनेक्शन बढ़ रहे हैं, इसका मतलब है, कंफर्मेशन आ गया कि पास्ट में इस एरिया में घरों का कंस्ट्रक्शन बढ़ा है। क्या ये बात समझ में आई? बढ़े अपन आगे। लीडिंग इंडिकेटर्स, कोइंसिडेंटल इंडिकेटर्स और लैगिंग इंडिकेटर्स के सारे एग्जाम्पल तुमको बिजनेस साइकिल वाले चैप्टर में मॉड्यूल से याद करने हैं। मैं यहां पे इंपॉर्टेंट चीज लिख रहा हूं, लर्न एग्जाम्पल्स फ्रॉम मॉड्यूल गिवन इन बिजनेस साइकिल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इसके जो एग्जाम्पल्स है वो जो तुम्हारे मॉड्यूल में लिखे वो चुपचाप याद कर लेना, क्योंकि तुम एग्जाम में खुद से अगर सोचने बैठोगे कि ये पर्टिकुलर चीज लीडिंग है, लैगिंग है या कोइंसिडेंटल है, तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो तुमको इस पर्टिकुलर टॉपिक के एग्जाम्पल मॉड्यूल में से याद करना जरूरी हो जाएगा। क्लियर है ये? इसी के साथ हमारा डिमांड फोरकास्टिंग पूरा क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। बहुत ज्यादा वैरायटी इसके क्वेश्चंस में मिलेगी नहीं, 30-35 क्वेश्चन है जो तुम लोगों को सॉल्व करने। क्लियर है ये? डिमांड हो गया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो गया, डिमांड फोरकास्टिंग हो गया। नेक्स्ट हमें किस पे जाना है? सप्लाई पे। पॉइंट क्लियर है ये? बट एक बार
पहले ये पूरा रिवाइज कर लो। अबे मैंने लिखा तो वो सब कहाँ गया? मैंने शिट ओरिजिनल फाइल में लिख दिया। चलो ये पूरी मेथड एक बार रिवाइज करो, फिर अपन सप्लाई चालू कर रहे हैं। सिर्फ 2-3 मिनट का गैप है। बातों के लिए टाइम नहीं दिया है। हम्म। आर्यन लैगिंग का कोई फायदा नहीं होता। मतलब फायदा किसी इंडिकेटर का नहीं, बस आपको डिमांड जज करने के लिए काम आती है। बोलो, पढ़ लिया पूरा? ऑनलाइन वालों ने पढ़ा? शीतल, कंट्रोल्ड वाला पॉइंट इज आप अपने कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो।
वो जो मैंने एग्जांपल लिया था कि एक सुपर स्टोर बनाया, वो पूरा सुपर स्टोर आपके कंट्रोल में है ना। फिर आपने उसमें एक आदमी को भेजा कि भैया खर्चा करो, और फिर आपने चेक करा कि आपके प्रोडक्ट की सेलेबिलिटी क्या है। चलो अब अपन चल रहे हैं सप्लाई चैप्टर की तरफ। चलो गाइस, तो यार सप्लाई चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज, सप्लाई को पढ़ने के लिए आपकी मेंटालिटी क्या होनी चाहिए? सेलर। किसके व्यू पॉइंट से सोचना है? सेलर के, प्रोड्यूसर के, या मैन्युफैक्चरर, जो भी बोलना हो। बेस्ट वर्ड क्या है? सेलर। बट अगर सेलर नहीं तो प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर भी चल जाएगा। सो यार जब मैं बोल रहा हूं कि सप्लाई हमें पढ़ना है किसकी मेंटालिटी से? एक सेलर की मेंटालिटी से। इसका मतलब प्राइस बढ़ने पे खुशी होनी चाहिए। प्राइस बढ़ने पे खुशी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जो प्रोडक्ट बेचते हो अगर उसकी प्राइस बढ़ेगी, इसका मतलब आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। एंड यार सेलर तो प्रॉफिट के लिए ही काम कर रहा है, करेक्ट? सो जब भी किसी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी तो सेलर खुश होगा कि यार ज्यादा प्रॉफिट कमाने को मिलेगा। पॉइंट क्लियर है? फिर वो खुश होकर ज्यादा माल बेचेगा। बट अगर मान लो प्रोडक्ट की प्राइस कम हो गई, प्रोडक्ट की प्राइस, तो यार सेलर बेचारा दुखी हो जाएगा कि सेलिंग प्राइस कम हो गई, मैं जो प्रोडक्ट बेचता हूं, इसका मतलब प्रॉफिट कम हो गया। एंड प्रॉफिट कम हो गया तो मेरे को धंधे में अब कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? चलो सबसे पहले सप्लाई का मतलब विलिंगनेस टू सेल एंड एबिलिटी टू सेल, दोनों चीजें होनी चाहिए। क्या क्या होनी चाहिए? एक तो विलिंगनेस टू सेल और एक एबिलिटी टू सेल। विलिंगनेस टू सेल मतलब मेरी बेचने की इच्छा होनी चाहिए करंट प्राइस पे। किस पे? तो जब भी ये बात होती है कि सप्लाई इज विलिंगनेस टू सेल, इट इज इन रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर प्राइस। आज जो भाव चल रहा है मार्केट में मेरे प्रोडक्ट का, क्या इस प्राइस पे मैं बेचने को तैयार हूं? हाँ, तो विलिंगनेस टू सेल है। मैं बेचने को तैयार हूं पर यार ये भाव बहुत कम है, अभी नहीं बेचूंगा, थोड़ा भाव बढ़ जाए उसके बाद बेचूंगा, तो भाई कोई विलिंगनेस टू सेल नहीं तुम्हारी अभी। तो विलिंगनेस टू सेल किसके रिस्पेक्ट पे होती है? एट द गिवन प्राइस। मैं बोलूं बेचने को तो तैयार हूं पर जब भाव बढ़ जाएगा, तो दिस इज नॉट सप्लाई। सप्लाई का मतलब है विलिंगनेस टू सेल एट द करंट प्राइस। क्या ये बात सब लोगों को क्लियर हुई? दूसरा, सप्लाई डज नॉट मीन एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड। सप्लाई डज नॉट मीन एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड। मेरे पास गोडाउन में 1000 यूनिट पड़े किसी चीज के, करंट भाव जो है उस पे मैं उसमें से सिर्फ 600 बेचने को तैयार हूं। कोई कस्टमर अगर आएगा बोले 1000 यूनिट चाहिए, गोडाउन में पड़ा 1000, पर मैं बोलूंगा नहीं 1000 नहीं, सिर्फ 600 ही दे पाऊंगा। कितना दे पाऊंगा? तो मेरी सप्लाई क्या हो गई? 600। अब मान लो मेरे गोडाउन में 1000 है, मैं 600 बेचने को तैयार हूं, कस्टमर आया बोले 200 दे दो। क्या दे दो? सिर्फ 200 दे दो। तो 200 इज नॉट सप्लाई, इट इज सेल्स। 200 इज नॉट सप्लाई, इट इज एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड इज नॉट इक्वल टू सप्लाई। सप्लाई का मतलब विलिंगनेस टू सेल होना चाहिए एट करंट प्राइस। एट क्या बोला? करंट प्राइस। क्या ये बात समझ में आई? एक्चुअली बिका नहीं बिका वो सब अलग बात है। दूसरा, एबिलिटी टू सेल। गोडाउन में माल ही नहीं पड़ा, कस्टमर आया, भैया ये प्रोडक्ट कितने में दोगे? मैं कहा 40 रुपए में। बोले 200। मैं कहा प्रोडक्ट तो ही नहीं। तो फिर बोले भाव क्यों दिया? बोले मेरी मर्जी। विलिंगनेस टू सेल तो है ना, प्रोडक्ट हो नहीं हो। अबे प्रोडक्ट नहीं है तो काय की विलिंगनेस टू सेल? तो जब मैं बोल रहा हूं एबिलिटी टू सेल, इट मींस आपके पास रिसोर्स होना चाहिए जिसकी मदद से आप प्रोडक्ट को बना के बेच पाओगे। क्या यह बात समझ में आ गई सब लोगों को? तो सप्लाई के लिए दो इंपॉर्टेंट चीज क्या? एक तो विलिंगनेस टू सेल एट द करंट प्राइस, और दूसरा एबिलिटी टू सेल, मतलब प्रोडक्ट भी होना चाहिए फिर आपके पास। राइट हैंड साइड पे एक डिफरेंस है स्टॉक वर्सेस सप्लाई। मैंने बोला मेरे गोडाउन पे 1000 यूनिट पड़े, कितने? बट जो करंट भाव है मार्केट में, अभी जो भाव चल रहा है करंटली, उसमें मैं सिर्फ 600 बेचने को तैयार हूं। कितना बेचने को तैयार हूं? सिर्फ 600, करेक्ट? सो गोडाउन में जो टोटल 1000 पड़े दैट इज स्टॉक। कोई मुझसे पूछे कि सर आपके पास कितना स्टॉक है, मैं बोलूंगा 1000। क्या बोलूंगा? 1000। पर कोई मुझसे पूछे कि सर आपकी सप्लाई कितनी है, तो मैं क्या बोलूंगा? 600।
जितना मैं करंट प्राइस पे बेचने को तैयार हूं। अब देखो नीचे लैंग्वेज क्या लिखी हुई है, स्टॉक के नीचे बोला है कैन बी ब्रॉट, क्या बोला, आप मार्केट में जो बेचने के लिए ला सकते हो, दैट इज स्टॉक। मेरे गोडाउन में 1000 यूनिट है, कितने, तो मैं मार्केट में 1000 यूनिट ला सकता हूं बेचने के लिए, ला सकता हूं, दैट इज स्टॉक। पर मैं एक्चुअली करंट प्राइस में कितना बेचने को तैयार हूं, 600, तो मैं गोडाउन से अपने मार्केट में सिर्फ 600 बेचने के लिए तैयार हूं, एक्चुअली ब्रॉट टू दी मार्केट, क्या बोला, ला 1000 सकता हूं पर लाया कितना, 600, दैट इज सप्लाई। तो जो टोटल आपके पास माल अवेलेबल है, जो आप चाहो तो मार्केट में ला सकते हो, दैट इज स्टॉक। आपके टोटल माल में से आप जितना एक्चुअली मार्केट में लेके आ जाओ, दैट इज व्हाट योर सप्लाई। क्या ये पॉइंट सब लोगों को समझ में आ गया? बढ़े अपन आगे। आज का लास्ट टॉपिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, बैकबोन ऑफ सप्लाई चैप्टर, क्या बोला, बैकबोन ऑफ सप्लाई चैप्टर्स। तो यार सबसे पहला पॉइंट क्या है, पीएक्स, प्राइस ऑफ सेम कमोडिटी। हमारे दिमाग में सिर्फ इतना फिट होना चाहिए कि भाई साहब सेलर तो प्रॉफिट के लिए काम करता है, किसके लिए, बस प्रॉफिट के साथ हर चीज को कनेक्ट कर दो। कोई भी ऐसी चीज जिसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ेगा, कोई भी ऐसी चीज जिसकी वजह से प्रॉफिट, सप्लाई बढ़ेगी। कोई भी ऐसा कुछ हो जाए, कोई भी ऐसा रीजन हो जिसकी वजह से प्रॉफिट कम होगा, तो सप्लाई कम हो जाएगी, सिंपल लॉजिक। अगर प्रोडक्ट की प्राइस क्या हो गई, बढ़ गई, तो प्रॉफिट, और प्रॉफिट बढ़ेगा तो सप्लाई, और अगर किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस कम हो गई तो उस पर प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो उसकी सप्लाई भी कम हो जाएगी। बात समझ में आई? नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब मैंने रेड कलर में क्या लिखा है, डिमांड चैप्टर में रिलेटेड गुड्स में दो थे, एक सब्स्टिट्यूट और एक कॉम्प्लीमेंट्री, बट सप्लाई चैप्टर में देर इज ओनली सब्स्टिट्यूट गुड्स, देर इज नो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, देर इज नो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। यार मैं मेन क्लास में जब पढ़ाता हूं तो मैं कॉम्प्लीमेंट्री भी एक बार तो पढ़ा ही देता हूं, फिर वो रेड क्रॉस करवा देता हूं कि बुक्स के हिसाब से सप्लाई चैप्टर में देर इज नो कॉम्प्लीमेंट्री गुड, रिवीजन है इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ा ही नहीं रहा हूं। तो ध्यान रखना, डिमांड में दोनों होते हैं, सब्स्टिट्यूट भी और कॉम्प्लीमेंट्री भी। बट अगर सप्लाई की बात होगी तो सप्लाई में सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा आपको, सब्स्टिट्यूट गुड्स। क्या ये सब लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया? तुम्हारी ऐसी किराने की दुकान थी, तुम दुकान पे गल्ले पैसे बैठे हुए थे, एक छोटा सा बच्चा आया और उसने बोला कि अंकल एक मंच दे दो, क्या दे दो, मंच दे दो। पॉइंट क्लियर है? मंच कितने की, 5 रुपए की, पर्क भी कितने की, 5 रुपए की। बट कल रात को ही अनाउंसमेंट हुआ है कि पर्क 5 की नहीं अब 6 में बिकेगी, कितने में, उसकी चेंज कर दी प्राइस, कितने की कर दी, 6 की। अगर पर्क की प्राइस बढ़ी तो पर्क में प्रॉफिट बढ़ा, तो एज ए सेलर तुम्हारा दिल क्या बोलेगा, क्या बेचना चाहिए, पर्क बेचना चाहिए। तो बेचारा सुबह सुबह एक बच्चा आया मासूम सा, उसने तुमको बोला कि अंकल या आंटी एक क्या दे दो, मंच दे दो। पॉइंट क्लियर है? और तुमने क्या बोला कि बेटा मंच मत खा, तू पर्क खा। तो अंकल बोले क्यों, तो तुमने उसने बोला कि पर्क में ग्लूकोज होता है, क्या होता है, तू पर्क खाएगा ग्लूकोज अंदर जाएगा, तेरे को ताकत मिलेगी, फिर तू तेरे भाई बहन को डुशुम कर सकता है। तो बच्चा इंप्रेस हो गया, बोले मैं भाई को मार पाऊंगा, बोले हाँ, बोले पर्क दे दो, 2 निकाल दो अब तो तुम्हें जिस प्रोडक्ट पे प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा था, तुमने उसकी सेल्स को क्या कर दिया, पुश। तो आपके प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की अगर प्राइस बढ़ेगी, अगर आपके प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी, आपको उस पर प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है, तो आप सब्स्टिट्यूट गुड को ज्यादा बेचोगे। तो फिर जो बेचारा अपना प्रोडक्ट है एक्स, उसकी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम। पर अगर मान लो तुम्हारे सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की प्राइस क्या हो गई, कम हो गई, तो उसमें प्रॉफिट कम मिल रहा है, तो अब तुमको सब्स्टिट्यूट बेचने में कोई मजा नहीं आ रहा, तो तुम सब्स्टिट्यूट की जगह किसको बेचना चालू कर दोगे, प्रोडक्ट एक्स को। क्या ये बात समझ में आई? हमें रिलेशनशिप्स किसका स्टडी करना है, इसका और पॉइंट क्लियर है?
बढ़े अपन आगे। नेक्स्ट है पीएफओपी, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देखो भाई, तुम लोग कौन हो? सेलर हो, मैन्युफैक्चरर हो, प्रोड्यूसर हो। तो तुम गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हो, प्रोड्यूस करते हो, करेक्ट? सो तुम्हें बहुत सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगते हैं, जैसे रॉ मटेरियल, सबसे बेसिक चीज। फिर तुम्हें लगता है लैंड, जिसके बदले में तुम क्या पे करते हो? रेंट। लेबर लगता है, जिसके बदले में क्या पे करते हो? वेजेस। कैपिटल के बदले में क्या पे करते हो? इंटरेस्ट वगैरह। अगर तुम्हारे किसी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के प्राइस बढ़ गए, रॉ मटेरियल महंगा हो गया, लेबर वेजेस ज्यादा मांग रहा है तुमसे, या फिर बैंक वालों ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, रेंट का पेमेंट बढ़ गया, कोई भी खर्चा, कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के प्राइसेस बढ़ गए अगर, तो तुम्हारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई तो प्रॉफिट, और अगर प्रॉफिट कम हुआ तो सप्लाई कम हो जाएगी। बोलो हाँ या ना? बट अगर किसी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के प्राइसेस कम हो गए, रॉ मटेरियल सस्ता हो गया, तो तुम्हारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी ना? कौन बोला बढ़ेगी? कोई बात नहीं। तो प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गई? कम। रॉ मटेरियल सस्ता हुआ तो तुम्हारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हुआ, कॉस्ट कम हो गया तो प्रॉफिट, और प्रॉफिट बढ़ा तो सप्लाई बढ़ेगी। इज दिस पॉइंट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? टेक्नोलॉजी। आप अपनी पुरानी मशीन को देख के नई मशीन लेके आ गए, इंप्रूव्ड टेक्नोलॉजी। क्या बोला? तो यार नई मशीन लेके आए, इंप्रूव टेक्नोलॉजी है, तो क्योंकि ये एडवांस मशीन है तो इससे कॉस्ट क्या होगी? कम। मैं बोल रहा हूं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी। नई मशीन के 2 करोड़ रुपए लगे उसको खरीदने में, दैट इज अ कैपिटल कॉस्ट, वो तो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे जाएगा, पीएनएल में थोड़ी डेबिट होगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पीएनएल वाला, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो अगर मैं एक नई मशीन खरीद के आया, 2 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ, उसको खर्चा नहीं बोलते, वो तो गया बैलेंस शीट में एसेट साइड। बट क्योंकि ये नई मशीन है, एडवांस मशीन है, तो इसमें वेस्टेज कम होगा, तो मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी? कम। एंड अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, तो सप्लाई भी बढ़ेगी। आया समझ? बट अगर मेरी टेक्नोलॉजी, मेरी मशीन ऑब्सोलीट हो गई, क्या हो गई? नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्सोलीट? पुरानी हो जाना। पुरानी, जैसे ही चीजें पुरानी हो जाती है तो बहुत मचमच करती है। मैं मशीन की बात कर रहा हूं, रिपेयर्स वगैरह का खर्चा मांगती है, हाँ है ना? तो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ेगा तो कॉस्ट बढ़ेगी, तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो सप्लाई भी कम हो जाएगी। आया समझ में? पहले 4 पॉइंट रिवाइज करो खुद से, फिर अपन आगे के पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। तुम तो बाहर जाओगी, पढ़ने के लिए बोला, तुम्हारे मुंह ही बंद नहीं रहता। अरे ये जो लोग नोट्स 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 कर रहे हैं चैट सेक्शन में, अरे भेज दूंगा ना भाई। मतलब मैं नोट्स क्यों नहीं भेजूंगा? मेरे को कोई उससे फायदा थोड़ी है, रोज ही भेज रहा हूं मैं। नंबर वही है 77488844। तुम्हारे तक अगर नोट्स नहीं आ रहे तो फोन करके चिल्ला देना, तुम तो जो फोन उठा उसको कि नोट्स भेजो रे, प्यार से। ये नंबर है नोट्स के लिए। वैष्णवी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब रॉ मटेरियल, लैंड, लेबर, किसी के भी प्राइसेस बढ़े तो तुमको खर्चा ज्यादा करना पड़ेगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। प्रॉफिट कम हुआ तो सेलर कम बेचेगा माल।
ये कौन नालायक है, फर्स्ट पॉइंट पूछ रहा है प्राइस। मतलब यार थोड़ा डाउट के भी लेवल रखो। अरे स्पैम मार्क होने वाला है। 4 ही तो पॉइंट पड़ा है, स्क्रॉल करके क्या करेगा। हम्म हम्म वेस्टेज और सब कम हो जाता है ना सीधा। खर्च पीएनएल में आएगा क्यों, नई टेक्नोलॉजी का खर्चा पीएनएल में क्यों आएगा। हो गया। चलो नेक्स्ट है गवर्नमेंट पॉलिसी। नेक्स्ट क्या है, तो यार गवर्नमेंट के पास तो एक ही हथियार है सबसे इंपॉर्टेंट, टैक्स। तुम्हारे प्रोडक्ट के ऊपर लगने वाला टैक्स अगर बढ़ा दिया जाए तो गवर्नमेंट को ज्यादा देना पड़ेगा, खुद के लिए कम बचेगा, प्रॉफिट क्या हो गया, कम। और जैसे ही प्रॉफिट कम हुआ तो सेलर बोले भाड़ में जान दो। पॉइंट क्लियर है। अगर टैक्सेस क्या कर दिए सरकार ने, कम, तो प्रॉफिट, तो फिर सप्लाई भी बढ़ेगी। वेरी सिंपल। आज के पेपर में न्यूज में, मतलब न्यूज़पेपर में है एक न्यूज कि एटीएफ के ऊपर 21% जीएसटी की जगह 4% कर देगी सरकार। जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो एमपी स्टेट गवर्नमेंट की शायद न्यूज है कि एटीएफ के ऊपर 21% जीएसटी की जगह कितना कर देगी, 4%। अब इम्प्लीकेशंस क्या होंगे इसके, एयर टर्बाइन फ्यूल, प्लेन में जो फ्यूल लगता है ना वो वाला फ्यूल। तो अगर एटीएफ के ऊपर टैक्स रेट कम हो गया तो प्लेन्स के लिए जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, रॉ मटेरियल फ्यूल, सस्ता हो गया, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, तो उस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगी। पॉइंट क्लियर है। हाँ, अगर इसका बेनिफिट वो कंज्यूमर्स को पास ऑन कर दे कि यार हमारा फ्यूल सस्ता हुआ तो टिकट के प्राइसेस रिड्यूस कर दे, तो भी ओवरऑल डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई तो भी बढ़ी जाएगी। सब्सिडी का मतलब गवर्नमेंट जो आपको पैसा देता है। कई इंडस्ट्रीज ऐसी होती है जहां पे गवर्नमेंट आपको क्या देती है, पैसा देती है आपको बूस्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए। सो अगर गवर्नमेंट आपको दी हुई सब्सिडी बढ़ा दे तो गवर्नमेंट से ज्यादा पैसा मिलेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, और प्रॉफिट बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी, सिंपल। पर अगर गवर्नमेंट ने तुम्हारी दी हुई सब्सिडी वापस ले ली, रिड्यूस कर दी तुमसे दी हुई सब्सिडी, तो सब्सिडी कम हुई तो पैसा कम मिलेगा, प्रॉफिट कम, सप्लाई भी कम हो जाएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है। नेचुरल फैक्टर्स, अगर नेचुरल फैक्टर फेवरेबल है, अच्छी मस्त बारिश हुई तो क्रॉप अच्छा उगेगा, तो सप्लाई भी बढ़ जाएगी। बट अगर नेचुरल फैक्टर्स आपके प्रोडक्ट के लिए अनफेवरेबल हो गए, सूखा, बारिश हुई नहीं, क्रॉप उगा ही नहीं, तो सप्लाई अपने आप कम हो जाएगी। करेक्ट। गोल ऑफ फर्म, अगर आपके फर्म का गोल प्रॉफिट अर्निंग है तो आप हमेशा सप्लाई बढ़ाओगे। बट अगर आपकी फर्म का गोल प्रॉफिट नहीं है, अदर है, सोशल कॉस्ट, तो फिर आपको एक्चुअली सप्लाई बढ़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जिसको चाहिए ले जाओ, बाकी मैं किसी के पीछे भागने वाला नहीं हूं। क्या ये पॉइंट क्लियर है। अगर गोल ऑफ फर्म प्रॉफिट है, तुम प्रॉफिट के लिए बिजनेस कर रहे हो, तो तुम हमेशा क्या कोशिश करोगे, सेल्स बढ़े, सप्लाई बढ़ाने की कोशिश करोगे। बट अगर तुम्हारा अदर है, चैरिटेबल, तो तुम अपनी सेल्स को कभी पुश करने की कोशिश नहीं करोगे, चाहिए तो ले जाओ, नहीं चाहिए तो बहुत बढ़िया। तुम अब एग्रेसिव नहीं हो सप्लाई बढ़ाने के लिए, क्योंकि तुम्हारा इंटेंशन प्रॉफिट कमाना तो है नहीं। तो समाज सेवा में पीछे पड़ के तो नहीं समाज सेवा होती है, जिसको चाहिए आ जाओ, नहीं चाहिए भैया रहने दो। चलो जल्दी से रिवाइज करूं। क्या मैंने अभी मॉड्यूल में से उठाया, ये मेरे नोट्स से। बिजनेस एक्सपेक्टेशन भी समझा देता हूं। अगर बिजनेस एक्सपेक्टेशन बुलिश है, क्या है, आपको लग रहा है फ्यूचर में तेजी आने वाली है, तो तेजी आएगी, डिमांड बढ़ेगी, तो तुम उसके लिए प्रिपेयर करोगे या बैठे रहोगे।
तुम प्रिपेयर करोगे तो तुम अपनी सप्लाई भी बढ़ाओगे। बट अगर तुम्हें लगता है बिजनेस एक्सपेक्टेशन बियरिश है, मद्दी, तुम्हें लग रहा है आगे डिमांड क्या होने वाली कम, तो फिर तुम भी अपना प्रोडक्शन क्या करोगे, कम। पॉइंट क्लियर है ये? करो रिवाइज इसको। हम्म, अपने आप ही कम हो जाएगी ना। बारिश अगर नहीं हुई तो क्रॉप उगा ही नहीं, उगा ही नहीं तो सप्लाई कहां से बढ़ाओगे। एक्चुअली नेचुरल फैक्टर सिर्फ एग्रीकल्चरल गुड्स के ऊपर ही अप्लाई करते हैं नॉर्मली। हो गया। लॉ ऑफ सप्लाई मैं नहीं पढ़ाऊंगा, अंडरस्टूड है ये। कल से हम लोग चालू करेंगे फीचर्स ऑफ सप्लाई कर्व और फिर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। कल ऑलमोस्ट ये दोनों तो खत्म करा ही दूंगा, इक्विलिब्रियम प्राइस कल होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करेगा।